नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं गुप्त काल के संदर्भ में। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए गुप्त काल, और गुप्त काल में जो शासक हुए उनके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो गुप्त काल के संदर्भ में मैं आपको एक छोटी वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो शासक था वो श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद में नेक्स्ट शासक हुआ चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य जिसको नाम से जाना जाता है, फिर कुमारगुप्त, और लास्ट में था स्कंदगुप्त। इसके अलावा यशोधर्मन भी हुआ। इसके अलावा नरसिंहगुप्त, बालादित्य भी हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखोगे आप श्रीगुप्त। तो देखिए, सबसे जो पहला शासक था या फर्स्ट नंबर पे कौन था? श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश का संस्थापक था, और इसका टाइम पीरियड कितना था? श्रीगुप्त ने 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया था। कितना शासन किया था? तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया श्रीगुप्त। ये गुप्त काल का संस्थापक था। इसके अलावा ये श्रीगुप्त के द्वारा कहां पर? मगध में। कहां पर? तो मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या बनवाया गया? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था मगध में, वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये मंदिर का निर्माण मगध में श्रीगुप्त के द्वारा करवाया गया। और एक चीनी यात्री हुए इति सिंह। किसके अनुसार? तो चीनी यात्री इति सिंह। तो ये इति सिंह के अनुसार, किसके अनुसार ये तीन चीज आपको याद रखनी थी। यानी किसके द्वारा? श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 ईस्वी में जो गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है, और 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया। इसका क्या है कि गुप्त काल का संस्थापक। इसके अलावा चीनी यात्री इति सिंह हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि श्रीगुप्त के द्वारा मगध में क्या करवाया गया? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये बस 3 पॉइंट इसके संदर्भ में अपन को याद रखने थे। किसके द्वारा? चीनी यात्री इति सिंह के अनुसार। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जो शासक हुआ, सेकंड नंबर पर वो घटोत्कच हुआ। घटोत्कच हुआ। और ये जो घटोत्कच का शासनकाल था, ये 280 ईस्वी से लेकर के इसने 319 ईस्वी तक शासन किया। और घटोत्कच ने इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो कोई इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन नहीं किया, तो कोई विशेष कार्य नहीं किया, इसलिए इसके बारे में ज्यादा अध्ययन हम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जो शासक हुए थे, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड था 319 ईस्वी में ये शासक बने, और 335 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो 19 से लेकर के 35 ईस्वी तक शासन किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसका? तो यहां मैं लिख देता हूं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके अलावा यह प्रथम स्वतंत्र शासक था। प्रथम कैसा शासक था? स्वतंत्र शासक था। तो प्रथम स्वतंत्र शासक भी कौन था? तो प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। और इसने 2 उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि? एक तो महाराज अधिराज की एक ही की थी। तो ये उपाधि, तो यानी उपाधि धारण करने वाला भी ये पहला शासक था। किसने? महाराजाधिराज। यानी इससे जो पहले के जो शासक थे
उन्होंने किसी ने भी उपाधि धारण नहीं की। तो यानी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रथम शासक था यानी स्वतंत्र शासक था। और गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका जो इंपॉर्टेंट जो काम किया इसने, तो इसने 319 ईस्वी में जैसे ही शासक बना तो 319 ईस्वी में इसने गुप्त कैलेंडर प्रारंभ किया। कौन सा? गुप्त कैलेंडर प्रारंभ किया। गुप्त कैलेंडर प्रारंभ किया। तो गुप्त कैलेंडर प्रारंभ किया जिसको इसको वल्लभी संवत भी कहा जाता है। इसको गुप्त संवत कहते हैं या तो गुप्त संवत, गुप्त संवत, या इसी को बोलते हैं कौन सा? वल्लभी संवत कहा जाता है। तो वल्लभी संवत या गुप्त संवत की जो शुरुआत की गई थी तो 319 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट इसने यहाँ पे वैशाली की राजकुमारी, कहाँ की? तो वैशाली की राजकुमारी, और यहाँ पे जो वंश था और इस राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी। तो और ये लिच्छवी वंश था। यहाँ पे वैशाली में कौन सा वंश था? तो यहाँ पर लिच्छवी वंश था। तो लिच्छवी वंश, तो इस लिच्छवी वंश से यानी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। तो कुमार देवी से विवाह किया। तो इससे विवाह किया और अपने सिक्कों पर इसके लिच्छवी के बारे में यानी इस कुमार देवी के बारे में लिखवाया। तो ये जो वैशाली का जो शासक थे और वैशाली की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया। किसके द्वारा? तो उस समय वैशाली एक ताकतवर साम्राज्य था और उससे विवाह किया। तो इसने क्या किया कि सिक्कों पर भी लिखवाया इसके बारे में। सिक्कों पर इसके बारे में लिखवाया। इसके बारे में लिखवाया। तो सिक्कों पर भी इसके बारे में लिखवाया क्योंकि उस समय ये एक शक्तिशाली शासक था। और अंत में क्या हुआ कि इसने संन्यास धारण कर लिया था। संन्यास धारण कर लिया। किसने? तो अंत में इसने संन्यास धारण कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये अपन को याद रखना था किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। 4-5 पॉइंट याद रखने थे। ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रथम स्वतंत्र शासक था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 319 में इसने गुप्त कैलेंडर प्रारंभ किया जिसको किस नाम से जानते हैं? तो वल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है। और वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जिसको ये लिच्छवी वंश की थी। और इसने सिक्कों पर भी इसके विवाह के बारे में लिखवाया। और लास्ट में इसने क्या कर लिया? तो अंत में इसने संन्यास धारण कर लिया था। किसके द्वारा? तो अंत में इसने संन्यास धारण कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बारे में नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं, सॉरी 4th नंबर पर, यहां लिख देता हूं। तो 4th नंबर पर आते हैं तो वो है समुद्रगुप्त। कौन से गुप्त? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक था। 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा शासन किया गया। और समुद्रगुप्त की जानकारी का जो इंपॉर्टेंट जो स्रोत है तो वो कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी जानकारी हमसे कहां से मिलती है? तो मैं लिख देता हूं, जानकारी का प्रमुख स्रोत तो इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग प्रशस्ति ये इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति ये अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। किसके स्तंभ पर लिखी गई है? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति किसके स्तंभ पे? अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। स्तंभ पर लिखी गई है।
लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? तो ये अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। और इसकी भाषा कौन सी है? तो ये जो भाषा लिखी है ना, तो इसकी भाषा चंपू भाषा शैली में लिखी गई है। कौन सी भाषा? चंपू भाषा शैली में लिखी गई है। और प्यारे दोस्तों, जो चंपू भाषा शैली कौन सी होती है, यानी जो गद्य और पद्य का दोनों का मिश्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? चंपू भाषा शैली कहते हैं। किसका? गद्य और पद्य का मिश्रण। तो गद्य पद्य का मिश्रण क्या कहलाता है? चंपू भाषा शैली में लिखी गई है। और ये कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा ये किसके द्वारा? तो ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो ये समुद्रगुप्त के, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। तो कौन लिखी गई है? तो ये कौन सी, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? समुद्रगुप्त के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति इसकी जानकारी का प्रमुख है। तो महासंधि विग्रह थे हरिसेन, उसके द्वारा ये लिखी गई है। इसके अलावा इसने, तो ये महासंधि विग्रह, और ये थे महासंधि विग्रह की एक पोस्ट होती थी, युद्ध और शांति का मंत्री होता जिसको बोलते हैं महासंधि विग्रहक। तो ये महासंधि विग्रहक थे कौन? हरिसेन। तो दोबारा से मैं बता देता हूं कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 से 375 ईस्वी तक था। इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। और प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। कौन सी भाषा शैली में? तो चंपू भाषा शैली में लिखी गई। और चंपू भाषा शैली किसको कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? चंपू भाषा शैली कहते हैं, संस्कृत भाषा में। और ये किसके द्वारा? महासंधि विग्रह हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? तो ये समुद्रगुप्त जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा समुद्रगुप्त को एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो किसको कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। और किसके द्वारा? वी स्मिथ भी आपको एग्जाम में दे सकता है, या फिर विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। और यह दक्षिण में कांची तक इसने आक्रमण किए थे। कहां तक? तो दक्षिण में, मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिण में कहां तक? पल्लवों की राजधानी थी कांची। किनकी? पल्लवों की राजधानी कांची तक आक्रमण किए थे इसने। कहां तक? तो पल्लवों की राजधानी कांची तक इसने आक्रमण किए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। और उस समय जो कांची का जो शासक था, तो शासक कौन था? तो कांची का जो शासक था वो था विष्णुगोप। कौन सा? विष्णुगोप। यानी कहने का मतलब समुद्रगुप्त बहुत प्रतापशाली शासक था गुप्त वंश में, जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कांची तक भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर रखा था। इस लाइन से ये डिसाइड होता है कि ये कहां तक? पल्लवों की राजधानी कांची तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। और उस समय कांची का शासक विष्णुगुप्त। तो यहां तक इसने युद्ध विजय की। लेकिन इसकी एक नीति थी, यहां पे इसने दक्षिण के राज्यों के साथ में एक नीति अपनाई जिसको बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कौन सी नीति थी? तो ये खास करके इसने शासकों के लिए थी। तो ये दक्षिण के शासकों के लिए, और दक्षिण के शासकों के लिए कौन सी थी? जिसको अपन बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह।
तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी इसने दक्षिण के साथ, यानी उसको विजित करना, जीतना और उपहार के रूप में उसको वापस लौटा देना, यानी एहसान के रूप में। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसके शासकों, दक्षिण के शासकों के लिए अपनाई थी, जबकि उत्तर के शासकों के लिए, उत्तर में राज्यों को विलय कर लिया, विलय किया। यानी कहने का मतलब जो दक्षिण के राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया, उनको विजित किया और उनसे कुछ पैसे लिए और फिर उनका साम्राज्य उनको वापस लौटा दिया। इसको अपन बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी किसने, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट अपन को याद रखना था, और उत्तर भारत के राज्यों को इसने क्या किया, तो उत्तर भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो ये किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई और इसकी जो उपाधि थी वो कविराज और धर्म प्रचार बंधु थी। क्या थी, तो कविराज और धर्म प्रचार बंधु। तो उपाधि भी अपन मैं यहां लिख देता हूं, उपाधि। तो उपाधि क्या थी, एक तो कविराज, एक था धर्म प्रचार बंधु। तो कविराज और धर्म प्रचार बंधु की इसने उपाधि धारण की। इसने अश्वमेघ यज्ञ किया, कौन सा, तो अश्वमेघ यज्ञ किया। तो इसने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ के नाम से इसने सिक्के चालू किए। तो अश्वमेघ के नाम से इसने क्या किया, तो ये सिक्के प्रारंभ किए। तो अश्वमेघ के नाम से सिक्के प्रारंभ किए। इसके अलावा इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के, तो इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, 6 प्रकार के सिक्के प्रारंभ किए, सिक्के चलाए थे। तो 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे और इनमें 6 प्रकार में यानी प्रमुख जो सिक्के थे, प्रमुख जो था वो था गरुड़ का सिक्का, गरुड़ के सिक्के। ये गरुड़ के सिक्के इनमें सबसे प्रमुख सिक्के थे। कौन से, तो सबसे प्रमुख अगर कोई सिक्का था तो वो गरुड़ का सिक्का था। और इसने अश्वमेघ यज्ञ किया, गरुड़ के सिक्के चलाए और ये वैष्णव धर्म का उपासक, एक सहिष्णु शासक था। कौन से धर्म को मानता था ये, तो ये वैष्णव धर्म। तो ये वैष्णव धर्म को मानता था। एक ये सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था, वैष्णव धर्म को मानता था, सहिष्णु शासक था, व्यावहारिक शासक था, व्यावहारिक शासक था। इसके अलावा इसने एक प्रण लिया धरणी बंध का, यानी संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। तो एक धरणी बंध का प्रण, तो किसका प्रण लिया, तो ये धरणी बंध का प्रण लिया। तो ये भी इसका याद रखना है, कौन सा प्रण लिया था, तो ये धरणी बंध का प्रण लिया। एक प्रकार से सहिष्णु शासक था, व्यावहारिक शासक था। और इसने क्या है, श्रीलंका के शासक मेकवर्मन को बिहार में, गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की मान्यता दी थी। तो ये लास्ट पॉइंट था, किसको, श्रीलंका के शासक, और श्रीलंका के शासक का नाम क्या था, मेकवर्मन। मेकवर्मन को बोध गया में एक विहार बनाने की इजाजत दी। तो ये याद रखना था हमको किसके बारे में, समुद्रगुप्त के संदर्भ में। तो ये देखो इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें हैं, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड कितना था, 375 से 35 से लेकर 75 तक। इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है, कौन सी, चंपू भाषा शैली में
गद्य पद्य का मिश्रण है संस्कृत भाषा में, और ये महासंधि विग्रह हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। ये दक्षिण में पल्लवों की राजधानी कांची तक गया और उस समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। इसकी उपाधि कविराज और धर्म प्रचार बंधु है। इसके अलावा इसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध के नाम से सिक्के चलाए। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए जिसमें प्रमुख सिक्के गरुड़ के सिक्के हैं। इसके अलावा वैष्णव धर्म को मानता था, सहिष्णु शासक था और व्यावहारिक था। धरनी बंद का प्रण लिया इसने और श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बौद्ध गया में एक विहार बनवाने की इजाजत दी। और लास्ट पॉइंट है कि ये वीणा वादक भी था। क्या था? वीणा वादक भी था। तो यानी बीना बजाने का इसको बहुत शौक था। तो ये आपको याद रखना था। गुप्त काल के संदर्भ में 4 शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।